अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू कर रहे हैं वो मर्सिडीज सी क्लास है, W204 बोलते हैं इसको। और मेरे साथ बिलाल मौजूद हैं। बिलाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम सहीन भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट हमारे यूजर्स के लिए बताएंगे आप? सो सर बेसिकली दिस इज़ अ C200 ठीक है, और इसे कन्वर्ट किया गया है इनटू C63 AMG। ठीक है। मॉडल क्या है? 2008? ये 2009 मॉडल है। 2009 W204 है और C200 थी C200 जिसको आपने एक प्रोजेक्ट करके C63 में कन्वर्ट किया। बिल्कुल प्रिसाइज। जो C200 है वो 1800 सीसी होती है। 1800 सीसी है। बाद में उसमें कुछ ब्लू एफिशिएंसी मॉडल्स भी आए। सो 1.6 लीटर का भी वेरिएंट लॉन्च किया मर्सिडीज़ ने। ठीक है। C63 ऑन द अदर हैंड इज़ 6.2 लीटर 6208 सीसी टू बी प्रिसाइज। ठीक है। और ये एनए होती है कि इसमें तो ट्विन टर्बो होती है? सर ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 6.3 वाला जो 5 लीटर आता था वो ट्विन टर्बो था। वो बाद में आया फिर बाई टर्बो के अंदर। सो दिस वाज द ओनली इंजन जो कि ग्राउंड अप AMG ने बिल्ड किया था। सही है। इससे पहले जितने भी परफॉर्मेंस वेरिएंट्स आते थे वो मर्सिडीज के एग्जिस्टिंग इंजन्स को ही मॉडिफाई करके बिल्कुल बनाते थे। ठीक है। एंड ऑल्सो दिस वाज द लास्ट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन V8 जो कि मर्सिडीज ने डेवलप किया। इसके बाद तमाम सुपरचार्ज या टर्बोचार्ज वेरिएंट्स। और मेरा ख्याल है दुनिया में जो है हमेशा मैं बात करता हूँ V8 और V12 नापैद होने वाले हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक और छोटे इंजन पे जा रहे हैं। तो दीज आर, अगर आप किसी को शौक हो कलेक्ट करने का तो इसके बाद आने वाले सालों में मेरा ख्याल है V8 और V12 नापैद हो जाएंगे। ऐसा ही है। और ये उनमें से एक है और जिसने आप बता रहे हैं कि वन ऑफ द लास्ट नेचुरली एस्पिरेटेड V8 में से। बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपके पास जब 200 थी तो कितना अरसे 200 थी? फिर मैंने 200 परचेज इस नीयत से की थी कि मैं उसे कन्वर्ट करूंगा। सो मैंने उसे 1-1.5 महीना चलाया एंड तब तक मेरी गाड़ी जापान से आ गई थी C63। ठीक है। तो फिर उसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन का टाइम था वो कितना लगा? और वो बाद में फिर पूछते हैं कि उसका डायनामिक्स का टाइम कितना लगा जब आपने प्लान किया उससे एग्जीक्यूशन? जिस दिन मैंने गाड़ी सिलेक्ट कर ली ऑक्शन हाउस से और परचेज कर ली फ्रॉम जापान, सो उसके बाद तकरीबन 4.5 माह लगे हैं मुझे गाड़ी डिलीवर होने में। ठीक है। और उसको नहीं, वो चले डिलीवरी के बात को छोड़ दें, वो उसमें आएगा फिर लोग एतराज़ करेंगे। मैं खाली ये जब आपके लेट से आपके पास डोनर कार आ गई, उसके पार्ट्स आ गए और आपके पास अपनी गाड़ी भी थी यहाँ पे जो गाड़ी मौजूद थी, सो उस प्रोजेक्ट को करने में कि उसको मतलब तब आप तकरीबन 1.5 महीना जहन में रखें फॉर एन एरर फ्री कार। एरर फ्री। और शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम कितने थे? यानी जब आप इतने मतलब ऑब्वियसली 200 थी और 63 के काफ़ी अंदर चीज़ें चेंजेस हैं, पूरा कंप्यूटर समझे हर चीज़ ही चेंज है जी। सिर्फ बॉडी बाहर से सेम जैसी। फर्स्ट स्टार्टअप के ऊपर इस पे मल्टीपल एरर्स आते हैं बट इट टेक्स अराउंड अ वीक जब आप स्टेप वाइज तमाम एरर्स को साथ साथ क्लियर करते हैं। ठीक है। सो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 0 एरर्स। और अब कितना अर्सा हो चुका है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए? मेरे पास ये दिसंबर में मैंने कलेक्ट कर ली थी गाड़ी। उसके बाद से तकरीबन मैं से 3,500 किलोमीटर चला चुके। और मैंने 2 ट्रिप्स लाहौर के किए हैं, लाहौर इस्लामाबाद। सही है। एक दफ़ा मैं मालम जब्बा गया हूँ उस पर। सही है। तकरीबन 3 ट्रिप्स मरी के हैं एंड विद इन सिटी एज वेल। सो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक नो है। इश्यूज। अच्छा, अब अपग्रेड के लिए मैं अपने कंज्यूमर के लिए बताता चलूँ, एक तो इंजन 2 लीटर से बल्कि 1.8 से इसमें 6.2 आ गया जी। दूसरा AMG की ब्रेकिंग भी सारी फ़र्क है। सो कंप्लीट इसमें AMG पैकेज ही इंस्टॉल होता है गाड़ी में। इंटीरियर, एक्सटीरियर, सस्पेंशन, ब्रेक्स इसकी। सो इसकी 6 पिस्टन ब्रेक्स आती हैं। ऑफ कोर्स कैलिपर साइज एंड डिस्क साइज इसका डिफरेंट है। सही है। सस्पेंशन भी इसकी C63 AMG की ही है। ठीक है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स द USP इज द 6.2 लीटर इंजन। सो वो है। एक्सटीरियर में ये हो गया। इंटीरियर की चेंजेस की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है स्टीयरिंग व्हील इज द फर्स्ट। स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट है, कंप्लीट डैश है, इसकी सीट्स डिफरेंट है, बकेट स्टाइल सीट्स हैं। अगली दोनों मेमोरी सीट्स नजर आ रही हैं जो कि 200 में नहीं थी। प्रिसाइजली अगली दोनों मेमोरी भी हैं, फुल लेदर है, प्लस हीटेड सीट्स हैं इसमें। ठीक है। एंड फिर इसमें सनरूफ का भी ऑप्शन आ जाता है। मेरी ओरिजिनली गाड़ी में सनरूफ नहीं थी, सो यू डू गेट द ऑप्शन। इसके स्पॉट वेल्स होते हैं, वो खोलते हैं और रूफ स्लाइड आउट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक अपनी पहली गाड़ी या फिर दूसरी जो मॉडिफिकेशन है, इसकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या पड़ती है जनरली एक आम कंज्यूमर के लिए? सर तकरीबन 8 to 9 मिलियन जहन में रखना चाहिए फॉर अ प्री फेसलिफ्ट कार जो कि 2008 से लेके 2011 तक का मॉडल है। फिर फेसलिफ्ट आ जाती है नेचुरली क्योंकि आपने जापान से सोर्स करनी है। तो जैसे जैसे मॉडल ईयर आगे बढ़ता है तो वो गाड़ियाँ ऑक्शन हाउस में भी महंगी होती हैं। 8.5 to 9 मिलियन के अंदर आपको ये गाड़ी पड़ी। बिल्कुल। अब इसी बजट में आपके पास और कोई ऑप्शन थी कि आपने कहा कि नहीं यार इस लेवल की मशीन इस बजट में कहीं भी नहीं आती? सर अगर हम बात करें बैंग फॉर बक रेशो की तो फिर आपको और कोई चारा नहीं है। आपको कोई कन्वर्जन इस लेवल की मशीन तो मेरा ख्याल है आपको कम से कम 20 मिलियन प्लस में मिलेगी। हाँ, अगर आपने पहली बात तो ये अब इंपोर्ट हो नहीं सकती पाकिस्तान में। और जब आई भी होंगी आई थिंक 1 या 2 पाकिस्तान में ओरिजिनल भी हैं।
बट ऑफ कोर्स आप 20 मिलियन प्लस की बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा, जो 6.3 है, अब अगेन सवाल उस लिहाज से तो गलत है, लेकिन अक्सर लोगों का सवाल होता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या किसी यंगस्टर को शौक है तो वो पहले पूछते हैं कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या मिलती है आपको? सर मुझे कंबाइंड फ्यूल एवरेज, और ऑफ कोर्स ये वीकेंड कार है तो जब निकलती है तो फिर वीकेंड कार की तरह ड्राइव भी होती है, सो 6.2 to 6.5 दे रही है मुझे विद इन इस्लामाबाद। ठीक है। और जो आप लॉन्ग पे लेके गए हैं? लॉन्ग पे टच कर जाती है 7.5। सही है। सो फ्यूल एवरेज के लिए अगर किसी को कंसर्न है तो 200 ही रखें। अब 200 रखें, मेरे लिए डेली ड्रिवन नहीं है। हाँ, अगर रोज मैं कम्यूट करता तो शायद मुश्किल होता है इसे अफोर्ड करना, लेकिन फॉर 2 to 3 times a week आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। सो और जो इसकी पावर है, जो एक्सपीरियंस है फोनिंग एन AMG, आई थिंक इट जस्टिफाइज। हाँ नहीं, AMG तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, एक जो AMG का बैज है हमारे यहाँ पे तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम खाली लोगों को AMG व्हील्स का पता था या बॉडी किट का पता था, आती थी और एक कोई एम्बलम लगा देते थे। शादी गाड़ी पे भी बहुत AMG आपको मिलेंगे, बट हैविंग अ रियल AMG टोन इंजन आपकी गाड़ी के अंदर हो और आपकी पूरी ब्रेकिंग सिस्टम हो, उसका एक अपना ही फील है। अभी गाड़ी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें, स्टीयरिंग व्हील की एक फील है वही डिफरेंट है। आपके जो मीटर के अंदर AMG का जो एम्बलम है, ये सारी। अच्छा, इसकी जो ट्रैक्शन लेवल है वो बड़ा डिफरेंट होना चाहिए फॉर AMG 63 और जो आपकी 200 जी। सो इसके अंदर एक कंप्लीट ट्रैक्शन ऑन मोड है, एंड देन इंटरेस्टिंगली फॉर एमेचर्स, जिस तरह मेरी ये पहली रियर व्हील ड्राइव गाड़ी और मैंने डायरेक्ट ही AMG बना ली, सो इसमें एक ESP स्पोर्ट मोड भी आता है। सही है। सो जो कि आपको स्लाइटली इंटरवीन करता है, आपको कंप्लीट टेल आउट नहीं होने देगा, उस वक्त इंटरवीन करेगा। और एक इसमें फुल डिफीट मोड भी आता है जिसमें आप ESP कंप्लीटली ऑफ कर लें एंड देन इट बिकम्स टेल हैप्पी। और जितनी इस इंजन की टॉर्क है, तो अगर किसी को ड्रिफ्ट करने आती है तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। अगर टॉर्क की बात हो रही तो इसका 0 to 100 क्या फिगर है वैसे? सर 0 to 100 इसका, अगर हम बाहर टेस्ट फिगर्स की बात करें, तकरीबन विद इन 4 seconds ये गाड़ी करती है। अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। एंड क्वार्टर माइल की अगर बात करें 12.3 to 12.5 इसे करना चाहिए व्हेन इट वाज न्यू। ऑफ कोर्स फिर इसमें मल्टीपल पैकेजेस भी आते हैं C63 में। सो दिस इज़ द P30 परफॉर्मेंस पैक। सही है। इसके बाद फेस लिफ्ट में P31 परफॉर्मेंस पैक आया। सो P30 के अंदर मर्सिडीज़ ने फैक्ट्री फिटेड LSD दिया, सो यू कैन प्लांट द पावर ऑन द रोड। सही है। इसकी सस्पेंशन भी कंपेयर टू अ नॉर्मल C63 डिफरेंट है, थोड़ी सी ट्रैक ओरिएंटेड है। सही है। इसमें अल्केंटारा फिनिश स्टीयरिंग व्हील दिया मर्सिडीज़ ने, और इसमें 2 पीस रोटर्स हैं। सही है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी को तेज़ कर लेते हैं, कन्वर्जन भी कर लेते हैं, बट ब्रेक पे काम नहीं करते। हाँ नहीं, ब्रेक्स तो इसकी नो डाउट, और ब्रेक्स ही फिर आपको कॉन्फिडेंस देती हैं अगर आपने ज़रा हाई स्पीड रन करना है। सो इसमें 6 स्पॉट ब्रेक्स हैं। सही है। और गाड़ी प्रीटी मच इन कंट्रोल। अच्छा, ये मुझे पार्किंग सेंसर भी नज़र आ रही है। आपके पहले पैकेज में भी था कि AMG में? ये पहले पैकेज में भी था, और ये AMG में भी आए हैं, एक फ्रंट पे एक रियर पे। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है AMG की? वन वुड सर्टेनली अज्यूम के जो ये गाड़ियाँ स्पोर्ट्स उसमें आती हैं, बड़े व्हील्स होते हैं, तो सो सर अगर हम पाकिस्तानी मार्केट के लिए कंपेयर करें, सो जो मेरे पास होंडा सिविक है 10th जनरेशन, जिन ब्रेकर्स पे वो लगती है उस पर ये गाड़ी आराम से चली जाती है, उनको कवर कर लेती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट एन इशू। ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट एन इशू। सर्विसिंग के बारे में, क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होती है उतनी सेंसर भी ज़्यादा है, उतनी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, तो सर्विसिंग के लिए आपके ख्याल से पाकिस्तान में इस नॉर्मल सेटअप यहाँ पे ऐसे हैं कि आपको मिल जाती है सर्विस वगैरह? अब ये कन्वर्जन्स पाकिस्तान में मल्टीपल सिटीज़, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के अंदर तो हो ही रहे हैं, एंड आई थिंक 20-30 कार्स कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो लोगों को नॉलेज, वर्कशॉप्स को भी नॉलेज आ रहा है, एंड आई थिंक गाड़ी का हक बनता है कि यूज़र को भी कुछ ना कुछ नॉलेज और कुछ वो रिसर्च करे। सही है। सो एज लॉन्ग एज आप करेक्ट इसमें फ्लूइड्स डाल रहे हैं और मेंटेनेंस इंटरवल्स फॉलो कर रहे हैं, सो आई डोंट फाइंड एनी रीज़न कि गाड़ी आप जो मेंटेनेंस है वो कितने इंटरवल पे करते हैं? सो मैं 4000 किलोमीटर्स के ऊपर इसका ऑयल चेंज करता हूँ। सही है। मेंटेनेंस के ऊपर ये थोड़ी सी हैवी है बिकॉज इट्स अ बिग इंजन। इसीलिए मेरा सवाल ये था, बिकॉज 200 का तो बड़ा एक स्टैंडर्ड वो है, तकरीबन 10 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। सही है। इतना ही इसमें गियर ऑयल डलता है, एंड मर्सिडीज इटसेल्फ कोट्स के हर 1000 माइल के ऊपर ये तकरीबन 1 लीटर ऑयल कंज्यूम करेगी। बिल्कुल। सो आपको साथ साथ टॉप अप करना पड़ता है, बट द गुड थिंग इज आपको क्लस्टर में मैसेज आ जाता है अगर ऑयल लेवल लो हो तो आप टॉप अप कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, तो हमने मेमोरी सीट्स की बात कर ली, स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई, हीटेड सीट्स की बात हो गई, और ऐसी कुछ चीज़ ऑप्शन जो आपके ख्याल से एक आम यूज़र को पता होनी चाहिए गाड़ी में? और अगर अगेन मेरे लिए तो अल्टीमेट गाड़ी होंडा सिविक की थी, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एस्पायर्ड फॉर, और मैंने RS टर्बो ली। बट अगर अभी भी मैं एक 2009 मॉडल C क्लास को कंपेयर करूं, जो कि कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आती है, वो 2020 और 2021 RS,
सो इसके क्रीचर कंफर्ट्स अभी भी ज़्यादा हैं। आई थिंक दी ओनली थिंग मिसिंग इज़ ब्रेक होल्ड, ऑटो ब्रेक होल्ड, वो इसके अंदर नहीं है। आई बिलीव वो ई क्लास के अंदर आता है ऑप्शन। बट जो आपके ट्रैक्शन के डिफरेंट मोड्स हैं, प्लस द क्रीचर कंफर्ट्स इनसाइड, इसमें लाइट्स प्लस सेफ्टी फीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी तो कोई मैच भी नहीं होगा इस गाड़ी जी को। जी जी, मल्टीपल एयर बैग्स इसमें, नी के लिए एयर बैग्स हैं, रियर पैसेंजर के लिए, फ्रंट पे तो ऑफ कोर्स है ही। सही। एंड बूट स्पेस इसकी बहुत बड़ी है। सो मैं फैमिली के साथ भी जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो यू नो सारे खुश हैं कि पहली दफ़ा कोई ऐसी गाड़ी रखी है, एक्सक्यूज में लैंग्वेज के, जो शिट बॉक्स कैटेगरी में नहीं है। प्लस वो होता ही है कि अक्सर होता है कि अगर आपकी स्पोर्ट्स कार है तो आप फैमिली के साथ नहीं जा सकते। जी 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 जी। तो इसका बेहतरीन फायदा ये है कि इट्स अ 4 डोर कार, येट आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको ऐसी मिल रही है जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला। प्लस अगर कोई एंथुसियास्ट नहीं है सो वो इसे कंफ्यूज कर सकता है टू अ नॉर्मल सी क्लास गोइंग ऑन द रोड। सो जिसका बेनिफिट भी है कि आप अगर कोई बहुत एक्सट्रीम किस्म की स्पोर्ट्स कार रखते हैं जो बहुत फ्लैशी हो, पुलिस वाले भी आपको हर जगह रोकते हैं, जगह जगह तंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मुझे वो कोई इशू नहीं आया अभी तक कि अननेसेसरी लोग आपको तंग करें या यू नो पुलिस वाले आपको बार बार रोकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई चीज़ जो आपको लगता हो कि यार मैंने इतने प्रोजेक्ट किया, इतने पैसे खर्चे कि यार इसमें ये भी होती तो मज़ा आ जाता? जी कुछ बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ब्लूटूथ नहीं है, सो आप ब्लूटूथ टेलीफोनिकली यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर म्यूजिक। जर्मन गाड़ियों में बड़ी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काफ़ी लेट आई थी फॉर ऑडियो। इसमें फेसलिफ्ट वेरिएंट में आया है जो कि 2012 ऑनवर्ड्स है, उसमें ब्लूटूथ है। ठीक है। प्लस वन कुड बी द फ्यूल कंजम्पशन, बट ऑनेस्टली आई डोंट माइंड। वो जैसे ही इसकी आवाज़ और जैसे रोर है उसके साथ बंदा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पैनोरामिक रूफ का शौक तो नहीं हुआ कभी? पैनोरामिक इसमें आई थिंक कूप वेरिएंट के अंदर आई थी पैनोरामिक, इसमें सी में 2012 के बाद आ गई थी और सी में 2012 में आ गई थी प्रिसाइजली। ठीक है। और कोई चीज़ मिस नहीं करते? और नहीं, नॉट रियली। साउंड सिस्टम वगैरह ठीक है? साउंड सिस्टम वे बेटर कंपेयर टू जो हमें ट्रांसवर्ल्ड का मिलता है। सही है। पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर इसका साउंड सिस्टम भी AMG का फर्क था कि नहीं? इसमें हार्मन कार्डन का सिस्टम आता है। सही, तो उसकी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, उसकी बड़ी अच्छी साउंड है, प्लस DVD है। आप इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी आई बिलीव 4 GB की, सो आप सॉन्ग्स रिप भी कर सकते हैं इनटू इट्स इंटरनल मेमोरी। बिल्कुल। बाकी रेडियो है, यस ऑक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है विद इन दी ग्लव कंपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ जब आप कन्वर्जन करते हो, आप कहेंगे कोई चीज़ है जिस पे आप कहेंगे मतलब ये मज़ा नहीं आ रहा कन्वर्जन में, ये भी अगर बेहतर होना चाहिए था, और डू यू थिंक कि जो कन्वर्जन हो रही है उसमें हर फंक्शन काम करता है गाड़ी? सर डिपेंड करता है। आई थिंक आपने जो गाड़ी सोर्स की, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दैट। सो मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है सो डू इंसिस्ट ऑन द ऑक्शन शीट ऑफ द कार, बल्कि अपने आप को इन्वॉल्व करें इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। सो आप जिसके थ्रू भी बनवाते हैं, मैंने ये लाहौर से बनवाई मैक्स पावर मोटर स्पोर्ट्स के थ्रू। सही है। सो उन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिए और हमें 3 हफ्ते लगे क्योंकि वीकेंड के ऊपर ऑक्शन होता था टू सेलेक्ट द कार एज पर और प्रेफरेंस, एज पर और बजट। सो उसमें फिर आप मर्सिडीज़ का विन नंबर रन कर सकते हैं एंड यू गेट ऑल द फीचर्स लिस्ट। सो ये गाड़ी ऑक्शन शीट के साथ आई, 4 ग्रेड की गाड़ी थी जब हमने जापान में सोर्स की, तो एक पीस ऑफ माइंड था कि एक रनिंग गाड़ी सोर्स कर रहे हैं। सही है। और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा मसला आना नहीं चाहिए अगर हम कन्वर्जन ठीक करते हैं। ठीक है। और बाकी इसकी कन्वर्जन के अंदर भी इट इज़ अ बोल्ट ऑन कन्वर्जन। अनलाइक लैंसर को जब आप मित्सुबिशी इवोल्यूशन में कन्वर्ट करते हो, गाड़ी पीछे से कटती है। इट इज़ एवरीथिंग इज़ बोल्ट ऑन दिस। ऑलरेडी सी क्लास भी रियर व्हील ड्राइव आती है, ऑफ कोर्स कंपोनेंट्स तमाम AMG के यूज़ होते हैं, बट कटिंग एंड वेल्डिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सही है। आपने दरवाजे बोल्ट ऑन लगाने हैं, फेंडर्स बोल्ट ऑन लगाने हैं, रूफ आपने बोल्ट ऑन, हुड आपने बोल्ट ऑन लगाना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका हुड और उसका हुड में फ़र्क होता है ना? थोड़ी सी लेंथ का फ़र्क होता है, बट वंस यू चेंज द फेंडर्स, द बम्पर्स, लाइट इसमें जो लाइट यूज़ किया गया मटीरियल उसका प्रॉबेबली। बाकी इसमें जो लेटर वेरिएंट्स आए थे उसमें फिर हुड स्कूप भी आ गया था। सही है। हुड वेंट्स आ गए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि पहले 1.8 थी, अभी 6.2 है, तो इसके टोकन टैक्स भी फ़र्क हो जाएगा? टोकन टैक्स भी फ़र्क हो जाएगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल यूज़र आपको कागजात के ऊपर अपडेट करा लेना चाहिए। वरना तो वो इलीगल हो जाएगा। वरना वो इलीगल हो जाएगा। सो आप इसके अंदर 6200 सीसी का टोकन भरते हैं? जी। सो जब मैंने अपने नाम पे करवाई थी तो एजेंट के थ्रू इट कॉस्टेड मी अराउंड 30,000 रुपीज़। मेरे नाम पे भी होगी और पुराने जो टोकन था इसका एक मिसिंग, वो भी इस पे लगा। अच्छा, इसकी जो आवाज़ होती है AMG की, क्योंकि डुअल एग्जॉस्ट है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी आवाज़ ज़्यादा है। फंक्शन है कि नहीं? इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कंट्रोल फंक्शन नहीं है। सही है। एंड ये चूँकि नेचुरली एस्पिरेटेड है तो इसकी आवाज़ कंपेयर टू द लेटर मॉडल AMG काफ़ी ज़्यादा है। सही है। सो अगर आप गाड़ी पुल करें तो
अक्सर लोग खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने नेबरहुड में जा रहे हैं तो लोग माइंड नहीं करते, क्योंकि कई जगह होता है खास तौर पर रात के टाइम अगर आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी बहुत लाउड हो जी, तो कई लोग अगर आप इसे इसमें ट्रांसमिशन के 3 मोड्स हैं, सही एक है। कंफर्ट मोड है, एक स्पोर्ट है, हम करंटली स्पोर्ट पे जा रहे हैं, देन Normal पे जाएंगे एक तो फुल मैनुअल है। सो अगर आप अपने आरपीएम्स कंट्रोल करते हैं, अंडर 2500 रहते हैं, तो गाड़ी आपको इतना तंग नहीं करती, इट ब्लेंड्स इन। मोटरवे के ऊपर भी आप जिस स्पीड पे भी जाएं, इसमें आपको एग्जॉस्ट ड्रोन फील नहीं होता। अच्छा, वही बड़ी मैं कह रहा था, क्योंकि वरना होता ही कि अगर लाउड एग्जॉस्ट हो तो एक तो आप खुद भी आपको फील होता है जी। और बाकी जो लोग हैं वो बड़ा तंग होते हैं इससे। जी। लेकिन एक चीज़ हुई है, मैंने देखा कि इन गाड़ियों की अगर हम प्राइस डोनर गाड़ी की बात करें 2009 या 8 की जो सी क्लास है वो बहुत आराम से आपको मिल जाती होती थी लेट 20s में या अर्ली 30s में। अब जब प्रोजेक्ट्स होना शुरू हुए, जैसे आपने बताया है, तो इनकी प्राइसेस ऊपर चली गई। तो आपके ख्याल से अभी एक C200 कितने की मिलेगी 2008-9 की? सर मेरे ख्याल में फॉर दी पर्पस ऑफ कन्वर्जन, अगर आपने सिर्फ उस नीयत से लेनी है, आपको इस वक्त 28 से 30 लाख की अगर गाड़ी मिल जाए तो वो एक मुनासिब डील है। सही है। मैं खुल के बताऊंगा, मैंने जो गाड़ी ली उस वक्त मुझे 2.5 मिलियन की पड़ी थी, सही बट है। जिस तरह कन्वर्जन होती जा रही है मार्केट में भी लोगों को शो मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई। प्राइस ऊपर जा रही है। अब आपको हमारे सामने एक जा रही है, अभी ये एक आइडियल गाड़ी लग रही है क्योंकि उसकी हालत जो है वो 200 पे तो उसकी बस हुई पड़ी है जी, तो अब ये अगर डोनर कार के तौर पे यूज़ होगी तो इसकी जो प्राइस है वो ऑब्वियसली जितनी पहले थी, अगर 25-26 में मिल गई थी पहले, तो अब वो 30-32 में जी जी जी। सो अब 3 मिलियन प्लस की गेम है, और प्रोजेक्ट जो है आपका तकरीबन 8.5 to 9 मिलियन। 8.5 जिस तरह डॉलर बढ़ता जाएगा वो और ऊपर जाएगा। प्लस स्पेशली कोविड की वजह से जो डिसरप्शंस आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, सो शिपिंग लाइंस के भी रेट्स ऊपर चढ़ गए हैं, शिपिंग के रेट ऊपर, पीछे गाड़ी का रेट ऊपर, डॉलर का रेट ऊपर। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरी प्रेडिक्शन ये होगी कि अब 9.5 भी नहीं 10 मिलियन कॉस्ट आएगी। अनकरीब बिल्कुल हो सकता है सर। जहाँ पे 60 लाख रुपए की सिविक है तो वहाँ 10 मिलियन की बुरी नहीं है। आई थिंक बिल्कुल जस्टिफाइड है। नई सिविक में शायद आजकल के हिसाब से शेप और लुक्स में भी अच्छी हो, इवन दो 11 जेन मुझे इतनी पसंद नहीं आई कंपेयर टू 10th, बट स्टिल आई थिंक एज एन ओनरशिप एक्सपीरियंस AMG इज अ मच देयर इज नो कंपैरिजन। मैं मतलब ये तो एप्पल ऑरेंज भी नहीं है, ये तो एप्पल बनाना कंपैरिजन है। इससे पहले ये सी जो प्रोजेक्ट आपने किया है, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? सर इससे पहले इसकी रिप्लेसमेंट मेरे पास मित्सुबिशी इवोल्यूशन 6 थी, टॉमी मैकिनन एडिशन, ठीक है, और वो सेल करके मैंने फिर ये गाड़ी खरीदी। वो वाइट रंग वाली जो गाड़ी थी वो? नहीं, रेड कलर में वो आती है, उसके अपने टॉमी मैकिनन के विनाइल्स और कलर कोडिंग साथ ही आती है। और वही मैं इसलिए बेसिकली समझने की कोशिश था कि कितनी फास्ट गाड़ी उससे पहले चलाते और कंपैरिजन आपके दिमाग में जो था वो कैसे था? इवोल्यूशन वुड बी 276 HP, थोड़े से उसको डीकैट वगैरह करके और विद अ माइल्ड ट्यून आप 300 पे लेके जा सकते हैं। और इसके कितने हॉर्स पावर है? सर ये 451 HP आती है एंड 600 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसकी। और इम्प्रेसिव, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया पिछली वाली गाड़ी से। और मोर देन 50% ऑफ दैट टॉर्क आपको 2000 RPM पे मिल जाती है। सो आपको ओवरटेक करने में इट्स वेरी एफर्टलेस, वेदर आप शहर के अंदर हो या मोटरवे पे हो। और पिछली गाड़ी आपने पार्क व्हील्स पे बेची थी आप? पिछली गाड़ी मैंने पार्क व्हील्स पे बेची, उससे पहले एक होंडा सिविक हैचबैक थी, वो भी पार्क व्हील्स के थ्रू बेची। यानी आपकी गाड़ियों की जर्नी में पार्क व्हील शामिल रहा है? पार्क व्हील शामिल रहा है। इसके लिए जो डोनर कार भी ढूंढ रहे थे तब भी पार्क व्हील्स को ही रेफर किया। सही है, तो यूज गाड़ी में आपको फायदा हो गया नहीं वहाँ से मिल? डेफिनेटली। तो ये तो अगर आप भी यूज गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्जी का प्राइस फिल्टर लगाएं, अपनी मर्जी की गाड़ी सिलेक्ट करें। याद रहे यूज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन से भी जरूर कॉल कर लें, जो कि 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी का कंप्लीट चेकअप प्रोवाइड करती है, जिसमें इंजन, सस्पेंशन, पेंट, बॉडी, टायर, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल फॉर्मेट में घर बैठे मिल जाती है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। सो यूजर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद माकल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।